रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय एनसीपी ईडीपी। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। प्रोग्राम बदलता दौर में हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं। या हम बात कर रहे हैं एनसीपीईडीपी जावेद अभी फेलोशिप। इस सीरीज में जिन लोगों ने इस फेलोशिप को अवेल किया है, जो जावेद फेलोज हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर रिसर्च की, क्या निकल के आया, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या उन्होंने फाइंड आउट किया। तो ये पूरे सेक्टर के लिए और पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत ही यूजफुल सीरीज होने वाली। अगर आप डिसेबिलिटी सेक्टर में स्टडी कर रहे हैं, अगर आप एक्टिविस्ट बनना चाहते हैं, अगर आप इस सेक्टर को समझना चाहते हैं, तो इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे हम सीरीज में। ये सीरीज लगभग 25 एपिसोड्स की होगी और इन एपिसोड्स को सुनने के बाद एक मैं दावे से कह सकता हूँ, आपका जो पर्सपेक्टिव है डिसेबिलिटी को लेके, और बहुत सारी ऐसी हैं जो आपने कभी कल्पना भी नहीं, वो आपको इस और समझ मिलेंगी। तो आज इस सीरीज का पहला एपिसोड है। तो आज हम बात करेंगे आरती बत्रा जी से, जो जावेद फेलो हैं। इनकी जो रिसर्च है एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर सर्विसेज इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन गुड़गांव है, जिसे हम गुरुग्राम भी कहते हैं। आरती जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। थैंक यू दानिश। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। सबसे पहले तो हमें अपने बारे में बताएं, थोड़ा सा अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं, और जावेद अबीदी फेलोशिप में अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल। जैसा आपने बताया, मेरा नाम आरती बत्रा है एंड मैं 24 इयर्स की हूँ। अभी रिसेंटली आई कंप्लीटेड मेरा मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड वही सब एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा डिसेबिलिटी सेक्टर से, जिसने मुझे जोड़ा, जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि जब मैं अपना इंग्लिश मास्टर्स कर रही थी, तो मेरे मास्टर्स में एक पेपर था डिसेबिलिटी स्टडीज, जहाँ पे बहुत सारे डिसेबिलिटी थ्योरिस्ट्स की बुक्स एंड एसेज मैंने पढ़े, जो आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, डिसेबिलिटी प्राइड के बारे में बात करते हैं, डिसेबिलिटी इंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो वहां से आई थिंक मेरे को एक पर्सपेक्टिव मिला मेरी खुद की डिसेबिलिटी के ऊपर, कि हाउ जैसा वर्ल्ड में अभी तक मेरे को परसीव कराया गया है थ्रू मेरे स्कूलिंग स्ट्रक्चर में या मेरे एक्सटेंडेड फैमिली स्ट्रक्चर में, दैट डिसेबिलिटी इज एन इशू, और कोई क्रॉनिक इलनेस जो होती है वो एक इशू होता है, दैट वो नहीं है। आई थिंक वो मेरा पहला एनकाउंटर था अंडरस्टैंडिंग बिल्ड, जिसने भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी कि द वर्ल्ड नीड्स टू चेंज, नॉट यू। तो वहां से मेरी जर्नी आई थिंक बिगिन हुई। दैट वाज पहला सीड इन द जर्नी, आई वुड से। एंड आफ्टर दैट कोइंसिडेंटली मैं आई केम टू द फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में मुझे पता चला जब मैं लिंक्डइन चला रही थी, एंड मैंने थोड़ा पता किया वेबसाइट पे, एंड मेरे को बहुत इंटरेस्टेड लगा, और मैं बहुत रिसेंटली पढ़ भी रही थी डिसेबिलिटी के बारे में काफी उत्सुकता से। तो मैंने अप्लाई किया एंड आई गॉट इनटू द फेलोशिप। एंड अगर मैं अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताऊं, तो मेरे को आई एम अ पर्सन विद थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया एक ब्लड डिसऑर्डर है, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में रिसेंटली एक्ट किया गया था 21 डिसेबिलिटीज में से एक। सो थैलेसीमिया एक जो ब्लड डिसऑर्डर है, वो एक ग्रुप ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स का पार्ट है, जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिनोपैथी, कि जो आपकी ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर कोई डिस्टॉर्शन आ जाना। हमारे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में तीनों जो ब्लड डिसऑर्डर हैं वो इसी ग्रुप का पार्ट है, जिसमें देयर इज या तो रेड ब्लड सेल्स के शेप की वजह से हीमोग्लोबिन में डिस्टॉर्शन आता है, या उनकी मेच्योरिटी के वजह से। तो मेरे में थैलेसीमिया में क्या होता है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, एंड उतनी जल्दी आपकी बॉडी नए रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो ब्लड की कमी हो जाती है। रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी तो हीमोग्लोबिन
की कमी होगी और हीमोग्लोबिन कम होगा तो बॉडी में ऑक्सीजन ऑर्गन्स तक कम पहुंचेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन का मेजर काम यही होता है। सो दैट इज बेसिकली व्हाट थैलेसीमिया इज। उसका इम्पैक्ट ये है कि मुझे हर 15 to 20 डेज में ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेना पड़ता है। ट्रांसफ्यूजन से इसका मतलब ये नहीं है, बहुत बड़ा मिथ है ये अराउंड द सोसाइटी, ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड चेंज करवाना पड़ता है। ब्लड चेंज नहीं कराना होता है। इट इज लाइक कि मेरे अंदर रेड ब्लड सेल कम है, तो आई जस्ट गो टू द हॉस्पिटल एंड दे गिव मी 1 unit or 2 unit of red blood cell that will be dispersed into my body, जितना भी रिक्वायरमेंट होगा हीमोग्लोबिन या वेट के हिसाब से। तो दिस इज माय डिसेबिलिटी। इसके साथ बहुत सारी अदर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो टाइम के साथ आती रहती हैं। तो यस, दैट्स व्हाट आई हैव टू से। इफ आई टॉक अबाउट माय एक्सपीरियंस विद द फेलोशिप, आई थिंक अगर एक वर्ड होगा डिस्क्राइब करने के लिए तो वो होगा एनलाइटनिंग। मतलब आई हैव लर्नड सो मच आफ्टर आई जॉइंड द फेलोशिप प्रोग्राम, बिकॉज उससे पहले तक मेरी डिसेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग बहुत लिमिटेड थी। मैं सेक्टर में कभी काम नहीं किया था, ना ही मैंने अक्रॉस डिसेबिलिटीज लोगों से इंटरैक्ट किया था। बट एनसीपीडीपी ने मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे आई लर्नड अबाउट द डिसेबिलिटी सेक्टर नेशनली, इंटरनेशनली। आई लर्नड अबाउट all the 21 disabilities. I learnt about inclusive environment क्या होता है and accessible infrastructure क्या होता है. All these definitions I knew the words, पर उनकी deeper understanding was provided in the fellowship program. From the very beginning, I think पहले दिन से लेकर आज तक I have just every day comes with some form of learning or other. So that has been my experience with the fellowship. ग्रेट। अब हमें ये बताएं कि आपने जो टॉपिक चूज किया हेल्थ केयर को लेके गुड़गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, तो ये टॉपिक कैसे आपके जहन में आया और क्या आपने ऑब्जर्व किया? हाँ जी, जब हमने फेलोशिप स्टार्ट किया था तो वी वर टोल्ड कि हर फेलो विल बी गिवन एक अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी चॉइस का कोई भी थीमेटिक एरिया लेंगे। कुछ भी हो सकता है, वो हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जेंडर, जो भी आपको लगता है कि दैट जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत है काम। मेरा हेल्थ केयर से संबंध ये था कि आई एम अ पर्सन विद क्रॉनिक इलनेस। डिसेबिलिटी से पहले थैलेसीमिया एक क्रॉनिक इलनेस है। तो आई वाज डायग्नोस्ड जब मैं 6 महीने की थी, एंड तब से लेकर आज 24 साल तक मैं रेगुलरली हेल्थ केयर एक्सेस करती हूँ। हर 10 दिन में, 15 दिन में मेरे को या तो कोई टेस्ट कराना है, या तो मेरे को ब्लड चढ़वाना है, या मेरे को बिकॉज थैलेसीमिया में इम्यूनिटी का इशू रहता है, तो रेगुलर चेकअप्स लाइक रेगुलर फ्लू, यू आर वेरी प्रोन टू थिंग्स लाइक फ्लू एंड अदर जैसे कॉम्प्लिकेशंस में। आई ऑल्सो गॉट ऑस्टियोपोरोसिस, एक दवाई के साइड इफेक्ट की वजह से, तो उसका ट्रीटमेंट है। सो मैं आई थिंक द टॉपिक आइडिया केम फ्रॉम कि हेल्थ केयर एक ऐसा एरिया था जहाँ पे मैंने पर्सनली लोगों का स्ट्रगल और अपना स्ट्रगल देखा था। स्पेशली जो पब्लिक हेल्थ केयर, गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्ट्रक्चर्स हैं, कि कैसे कितना मुश्किल हो जाता है नेविगेट करना, और मोस्ट लोगों के पास प्राइवेट हेल्थ केयर का एक्सेस नहीं है क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। स्पेशली जो वनरेबल कम्युनिटीज में लोग रहते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज में लोग रहते हैं, उनके लिए पब्लिक हेल्थ केयर का जो सिस्टम है दैट इज द ओनली सोर्स जहाँ पे आप हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। तो मैं आई हैव बीन गोइंग टू हॉस्पिटल्स लाइक राम मनोहर लोहिया, गंगाराम, big hospitals, and also to primary healthcare centers for basic checkup, की HB टेस्ट करवाने जाना है, ब्लड टेस्ट, CBC कराने जाना है। तो इसीलिए आई न्यू कि ये देयर आर गैप्स हैं मेडिकल ऑफिसर्स की अंडरस्टैंडिंग में अबाउट थैलेसीमिया, गैप्स हैं जो कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी में गैप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स हैं। बिकॉज मैंने बेयरली कोई प्राइमरी हेल्थ केयर ऐसा देखा है, सेंटर ऐसा देखा है जो इंफ्रास्ट्रक्चरली डिसेबल्ड यूजर्स के लिए, व्हील चेयर यूजर के लिए, विजुअल इम्पेयरमेंट, पीपल विद विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए एक्सेसिबल हो। शायद ही ऐसा कोई प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर मैंने अपनी स्टडी में भी अभी तक देखा है।
तो ये सब चीजें थी जिससे मुझे लगा कि दिस इज द इंटरवेंशन जो हमें करनी चाहिए। और एक और चीज ये थी कि मेरे हिसाब से पर्सनली मुझे लगता है हेल्थ केयर इज वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन राइट्स, बेसिक टेनेट्स ऑफ सर्वाइवल of for any community, be it a community of person with disabilities, be it a vulnerable community of women, be it an economically weaker section. वो हेल्थ केयर इज समथिंग जो सबके पास एक्सेस होना चाहिए। सबको एक स्वस्थ जिंदगी जीने का अधिकार है। तो वहां पे वो सब ख्याल जो थे मन में थे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब से मैंने फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया। एंड आई वाज एक्चुअली guided a lot by Arman Ali in this, because पहले मैं oscillate कर रही थी other बहुत सारे topics में, but through the guidance he paved the path for me in the beginning. So that's how it became healthcare became my study area. अब हमें यह बताएं कि आपका जो टॉपिक है एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इन गुरुग्राम, तो इस टॉपिक के बारे में हमें अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है और जानना है कि आपने कैसे रिसर्च की, क्या मेथोडोलॉजी थी और क्या फाइंडिंग्स है। हाँ जी, श्योर, बिल्कुल। तो आई थिंक जब हमने रिसर्च एकदम स्टार्ट की थी इन द बिगिनिंग, सो मैं गुरुग्राम की रहने वाली पर्सनली। तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ चूजिंग गुड़गांव वाज कि आई नो द एरिया वेल। मुझे अंडरस्टैंडिंग है डेमोग्राफी की, मुझे अंडरस्टैंडिंग है थोड़े एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की, एंड इट इज बेटर, मेरे लिए एक्सेसिबल ज्यादा रहेगा। तो दैट्स हाउ वी चोज द एरिया टू बी गुड़गांव। एंड मेरा पहला स्टेप था टू फाइंड पहला जो मेथोडोलॉजी स्टेप था वो टू डू एक थॉरो लिटरेचर रिव्यू कि कितना डेटा हमारे पास है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे, डिसेबिलिटी से रिलेटेड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे, बट तो वो फाइंड आउट करने का। बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव अ डेटा दैट टेल्स अबाउट एंड दैट टेल्स एनीथिंग अबाउट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स एंड डिसेबिलिटी, दोनों के कॉन्टेक्स्ट या दोनों के रिलेशनशिप में। बट देयर काफी स्टडीज देखी मैंने ग्लोबल स्केल पे जो हेल्थ और डिसेबिलिटी के बारे में बात करती हैं। ऑल्सो विद्यासागर ने एक हेल्थ एक्सेस पे, विद्यासागर एक ऑर्गेनाइजेशन है तमिलनाडु में, एंड वो क्या कहते हैं काफी काम करते हैं हेल्थ एक्सेस पे। और मेरी मेंटोर भी उस ऑर्गेनाइजेशन से हैं जो मुझे एनसीपीईडीपी ने मेंटोर प्रोवाइड की थी, स्मिता सतनेवासी। उन्होंने भी मुझे काफी गाइड किया टू गेट मोर ऐसी स्टडीज, ऐसी फाइंडिंग, जिससे मैं अपनी मेथोडोलॉजी बिल्ड कर पाई कि ये सारा क्वेश्चन these were the questions that were asked in other studies, these were the themes, ये सब themes address किए गए थे, ये सब area of inquiry थे। तो ये पहला step था। After that मेरे step था I collaborated with an NGO that was also provided, NCPEDP ने एक partnering institution हम सबको provide किया था जो आपकी help करेंगे ground initiatives को strengthen करने में। तो I worked with an NGO कॉल्ड विश्वास जो है इंक्लूसिव स्कूल रन करते हैं वैसे, बट उनका एक बहुत अच्छा कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम, कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, जिससे मतलब जब उनके साथ में कनेक्ट हुई तो मेरे को उन्होंने काफी हेल्प किया कम्युनिटी तक पहुंचने में, कम्युनिटी तक पहुंच के लोगों से इंटरव्यू करने में, बातचीत करने में। सो उनके उन्होंने मेरे को काफी हेल्प किया स्टडी डिजाइन करने में भी। उन्होंने और स्मिता ने हम और मैंने मिलके वी डेवलप्ड द क्वेश्चनर्स, वी डेवलप्ड द स्टडी डिजाइन। वो सारे क्वेश्चनर फिर ग्राउंड पे गए और जितने भी विश्वास के बेनिफिशियरीज थे वी टॉक टू देम, उनसे हमने बातें की और जानने की कोशिश की कि उनकी क्या परेशानियां हैं। और जब हम ये कंडक्ट कर रहे थे तो हमें रियलाइज हुआ कि हमारे को सारे स्टेक होल्डर्स की जो बात है वो सामने रखनी पड़ेगी। हम सिर्फ कम्युनिटी की बात नहीं रख सकते या सिर्फ प्रशासन की बात नहीं या एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं रख सकते। तो उसके बाद हमने स्टडी डिजाइन थोड़ा डीप पर किया और हमने एक फोकस ग्रुप डिस्कशन डिजाइन और एक क्वालिटेटिव इंटरव्यू डिजाइन बनाया आशा वर्कर्स के लिए। और आशा वर्कर से बातचीत करने के बाद ये सामने आया कि इवन दो आशा वर्कर्स हैव ग्रेट विलिंगनेस टू वर्क,
इवन जबकि उनके वर्किंग कंडीशंस काफी टेरेबल हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है काम करना, बिकॉज उनको सैलरीज नहीं मिलती टाइम पे एंड कोई बेनिफिट नहीं मिलता, एम्प्लॉय बेनिफिट नहीं मिलता, दे आर नॉट, वो एम्प्लॉयज भी नहीं है फुल्ली, तो उसके बावजूद भी दे आर विलिंग टू वर्क फॉर द कम्युनिटी, दे हैव दैट विलिंगनेस। पर इशू ये है कि डिसेबिलिटी कैपेसिटी नहीं है, मतलब डिसेबिलिटी को जांचने की, परखने की, सस्पेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत सरकार एक प्रोग्राम रन करती है, मदर एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर, और जिसमें आशा वर्कर्स का बहुत बड़ा रोल ये होता है कि वो 2 साल तक बच्चों को मॉनिटर करते हैं, जो भी उस प्रोग्राम में एनरोल करता है उन बच्चों को मॉनिटर करते हैं एंड देखते हैं 2 साल तक बच्चों में कोई डेवलपमेंटल डिले है, इम्यूनाइजेशन पूरा हुआ है कि नहीं, बच्चा टाइम पे बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रहा है कि नहीं। तो इन सब चीजों में अगर कोई भी चीज सही से नहीं हो रही होती तो उनका काम होता है बच्चे को प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में रेफर करना। तो अगर उनके अंदर अर्ली आइडेंटिफिकेशन सिम्टम्स की जानकारी हो तो हम काफी डिसेबिलिटीज को जल्दी डायग्नोस कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है हम किसी भी हेल्थ केयर प्रोग्राम जो डिसेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट में उसके वर्क करने के लिए। तो हमने इस पे भी काम करना शुरू किया। हमने मेडिकल ऑफिसर से बात की उनके चैलेंजेस अंडरस्टैंड करने के लिए, तो उन्होंने बताया हाउ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं दे आर बिल्ड ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्स इतना नहीं होता कि दे कैन प्रोवाइड एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, दे डोंट इवन हैव ओन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, वो रेंट पे लेते हैं, कहते हैं घर या घर रेंट पे लेते हैं या फिर बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं ताकि वो पीएचसी डेवलप कर सकें। और बहुत बार वो टेनेंट्स होते हैं तो उनको रेनोवेशन अलाउड नहीं होती, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज से। और क्योंकि एंड बहुत बार ऐसा होता है कि पीएचसी अंडर स्टाफ्ड होते हैं एंड इसलिए भी कम्युनिटी तक सर्विस डिलीवरी पूरी तरीके से नहीं हो पाती। एक प्रोविजन है रेगुलर कैंप लगाने का सरकार, बट वो भी टू डायग्नोस्टिक कैंप लगाने का सरकारी प्रोविजन है, पर वो भी टाइम पे नहीं हो पा रहा है। सो ये जो था मेजर चंक था। और जब हमने लोग कम्युनिटी से बात की तो बहुत सारे चैलेंजेस उभर के आए। हमने एक सीपी के पेशेंट से बात की तो शी वाज टेलिंग उनका ये इतना बड़ा छोटा इतना इम्पोर्टेंट कंसर्न था कि अगर वो नॉर्मल फीवर चेक कराने भी जाती हैं पीएचसी तो मोस्टली उनको ये बोला जाता है कि जहां से आपका सीपी का ट्रीटमेंट चलता है आप वहां जाएं, हम आपको अटेंड नहीं कर सकते। तो बेसिक हेल्थ के लिए एक्सेस, मतलब बेसिक हेल्थ एक्सेस के लिए शी इज एक्सपेक्टेड टू ट्रैवल ऑल अलोंग एंड गो टू अ नेशनल लेवल हॉस्पिटल, टेक अपॉइंटमेंट फॉर समथिंग एज बेसिक एज फीवर। दूसरे जैसे वी met a lot of young children जिनकी disability diagnosed नहीं हुई थी पर symptoms were there। सिकल सेल डिसऑर्डर के बच्चे थे जिनके organs were mangled a little, but वो क्या कहते हैं उनका डायग्नोसिस प्रॉपरली नहीं हो पाया था तो उनको मेडिकेशन नहीं मिल रहा था। सो ये सारी की सारी चीजें उभर के आई हमारी रिपोर्ट में। जी, अब ये बताएं कि आपने तो स्टडी की है इस टॉपिक पे और स्मिता जी तो बहुत ही लर्नर्ड हैं और बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं, तो देश में किस डिस्ट्रिक्ट या किस जगह का जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो एक्सेसिबल और इक्विटेबल है? कुछ ऐसा आपकी स्टडी में निकल के आया कि जिसकी एग्जांपल हम कोट कर पाए कि वहाँ पे बहुत अच्छा है और वहाँ से हमें कुछ चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए? हमने सुना है केरला के बारे में काफी सुना है, बट ऑन ग्राउंड लेवल जब आप स्टडी कर रही थी तब डिड यू फाइंड समथिंग लाइक दैट? मेरा ग्राउंड लेवल स्टडी तो गुड़गांव तक ही लिमिटेड था जो प्राइमरी स्टडी था, पर जब हमने सेकेंडरी स्टडी किया था तो उसमें भी हमारे को कोई मेजर डेटा नहीं मिला डिसेबिलिटी से रिलेटेड। एक्सेसिबिलिटी पे कोई ऑफिशियल ऐसे डेटा है ही नहीं, पर कुछ रिपोर्ट्स जो मैंने पढ़ी, कुछ ऑथोरियल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर जिससे मैंने पढ़े, उसमें वी अंडरस्टूड दैट तेलंगाना हैज नॉट एक्सीलेंट बट गुड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ जी, तो ये बताएं कि कितने डिसेबल्ड हैं जो एक्सेस करते हैं प्राइमरी ये हेल्थ केयर सेंटर्स? सो मेरा सैंपल साइज जो था, हमने जो सैंपल साइज लिया था वो अराउंड था 164
164 लोगों को हमने इंटरव्यू किया था, ठीक है। उसमें से जो लोग रेगुलरली मतलब जो लोग साल में 2 से 4 बार, मतलब 2 से 4 बार जाने वाले थे, वो ओनली 40% थे। तो और जाते ही नहीं। हाँ, तो अब उनका ये काफी इश्यूज थे, जैसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि मैम पीएचसी ऐसी जगह पे है, रोड टूटा हुआ है, इंक्लिनेशन पे है, हम हमारे को तो हम तो चल के जा ही नहीं सकते, वी डोंट हैव अ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, कोई जो हमारे को लेके जा सके। अ लॉट ऑफ पीपल जो जाते भी थे, आउट ऑफ दोज दे आल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स की डॉक्टर नहीं है, अंदर व्हीलचेयर नहीं है, अंदर तक नहीं जा पाए। वैक्सीनेशन में बहुत दिक्कत आया था एक्चुअली व्हेन एंड आई हैड, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट मैंने कभी गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात की थी अराउंड की सब वैक्सीनेशन में इतना प्रॉब्लम आ रहा है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में वैक्सीनेशन लग रही थी गुड़गांव में, एंड दे वर लाइक, और लेकिन अंदर नहीं जाने के लिए कोई वो नहीं था, साधन नहीं था फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स हु आर व्हील चेयर यूजर्स। तो उनका आंसर ये था कि तो वो बाहर खड़े हो जाएंगे, कोई पर्सनल बाहर आके आप उनको वैक्सीनेशन लगा देगा। पर दिक्कत ये है कि उनका बाहर खड़े होना ही एक्सक्लूजनरी है। तो ये हमने देखा है, और हम कई सेंटर पे हमने देखा है कि शायद ये इंस्ट्रक्शंस भी दिन थी। कई सेंटर्स पे हमने देखा है कि अगर कोई डिसेबल्ड गया, अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड भी है, तो वो कहते थे कोई नहीं, आप बाहर बैठिए, हम बाहर आके आपको लगा देते हैं। ये एटीट्यूड था बहुत सारे एरिया। तो ये बताएं, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताई कि 2 साल तक आशा वर्कर को जो इस मिशन में होते हैं बच्चों को ऑब्जर्व करना होता है, लेकिन उनके पास ट्रेनिंग और स्किल्स ऐसी नहीं है कि वो अर्ली इंटरवेंशन कर सकें, पता चला सकें कि वेदर किसी को डिसेबिलिटी का ये सिम्टम है या नहीं है। तो इतनी टेक्नोलॉजी अब डेवलप हुई है, तो इनकी ट्रेनिंग क्या टेक्नोलॉजी इस गैप को ब्रिज कर सकती है? सर, सो एक्चुअली हमने ट्रेनिंग्स पे काम करना शुरू भी किया था जब हमने ये रियलाइज किया आफ्टर कंडक्टिंग दिस स्टडी, ये फाइंडिंग ओवर किया है कि कैपेसिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम कैपेसिटी बिल्ड करें तो प्रोबेबली अ लॉट कैन बी इम्प्रूव्ड, एक ब्रिजिंग गैप बन सकता है आशा वर्कर्स जो हैं। तो हमने पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी तैयार किया था। अगेन मैंने विश्वास के साथ मिलकर एक पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार किया था, 1.5 घंटे का ट्रेनिंग था वो हमारा। और उसके बाद हमने कई ट्रेनिंग्स कंडक्ट भी किए और आशा वर्कर्स के साथ, जो भी कम्युनिटी भी अटेंड करती थी। हम आंगनवाड़ी में ट्रेनिंग करते थे वेरियस, हमने बादशाहपुर आंगनवाड़ी में किया है, हमने टीकरी के पास एक ट्रेनिंग किया है, हमने ओम नगर के पास एक ट्रेनिंग किया है। सो ये सारे ट्रेनिंग्स हमने कंडक्ट किए थे। एंड उसके बाद हम डिप्टी कमिश्नर ऑफ गुड़गांव से मिले थे, जिनको काफी अच्छा लगा था ये ट्रेनिंग प्रोग्राम। उन्होंने हमारे को मोर देन 14 ब्लॉक्स में सैंक्शन भी दिया था कि आप कंडक्ट करिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वी विल प्रोवाइड यू विद द रिसोर्सेज। तो अब आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो आई डोंट थिंक दे कैन रिप्लेस द टेक्नोलॉजी, बट मुझे लगता है टेक्नोलॉजी उनका साथ दे सकती है। ऐसे आजकल हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं टू डू अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली सस्पेक्शन। जैसे अभी बहुत रिसेंटली मैं काम कर रही थी ASQ टूल पे। तो ASQ टूल जो है वो आपके लिए डेवलपमेंटल डिलेज, यही 2 साल तक के डेवलपमेंटल डिलेज, स्पेशली डिलेज रिलेटेड टू न्यूरो कंडीशंस, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, उस पे वो करता है, फोकस करता है। एंड तो जैसे कि देयर आर ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली सस्पेक्शन के लिए काम आ सकते हैं। Exactly. और मैं वही कह रहा था कि रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा, अगर आशा वर्कर्स को ही ट्रेन किया जाए उस टेक्नोलॉजी के साथ, तो काफी जो गैप है वो ब्रिज किया जा सकता है। हाँ जी, और हमने क्वेश्चंस भी पूछे थे, क्योंकि ट्रेनिंग्स का ऐसा नहीं है प्रोविजन नहीं है, ट्रेनिंग्स का प्रोविजन है आशा वर्कर्स का। उनकी काफी ट्रेनिंग्स होती हैं मदर एंड चाइल्ड प्रोग्राम में, जेंडर को लेके, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर काफी ट्रेनिंग्स होती हैं उनकी, हेल्थ, बेसिक हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन पे काफी ट्रेनिंग होती है। तो हमने उनसे पूछा भी था कि आज तक कभी डिसेबिलिटी पे कोई ट्रेनिंग हुआ है क्या? तो बेयरली किसी आई थिंक 1 या 2 आशा वर्कर्स थे, 2 आशा वर्कर्स थे, हाँ मैं स्टडी फाइंडिंग्स में देख रही हूँ, जिन्होंने बोला था हाँ
और हमने इंटरव्यू किए थे मोर देन 15 आशा वर्कर्स, जिन्होंने बोला था हाँ डिसेबिलिटी पे उन्हें ट्रेनिंग मिली है। और जब हमने पूछा कि ट्रेनिंग किसके अराउंड थी, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ यूडीआईडी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन उनको, तो गुड़गांव में यहाँ पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जितने भी डिसेबल्ड उनके इंडिविजुअल्स उनके यहाँ हैं उनका यूडीआईडी बनवाया जाए। तो उनको सिर्फ उसके अराउंड ट्रेनिंग मिली है, सस्पेक्शन, इंटरवेंशन, आइडेंटिफिकेशन, इसके अराउंड कभी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली है। अब मैंने बहुत ही लेमैन भाषा में समझना चाहूँ अगर आपसे, हमारे लिसनर्स के लिए एक एक लाइन में हमें बताएं ड्रॉ करके, आज की डेट में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं हेल्थ केयर के गुड़गांव में, ऑब्वियसली हम बात करें आपके टॉपिक, और आपकी क्या रिकमेंडेशंस रहे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से है डायग्नोसिस का, और मैं इसीलिए मैं अपना स्टडी का फोकस जो है वहां पे, स्कोप जो है वहां शिफ्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपका डिसेबिलिटी डायग्नोस ही नहीं हुआ तो यू आर लिविंग इन अंडर अ ब्लैक स्पॉट, एक शैडो में रह रहे हैं आप, कि आपको सारे इश्यूज हैं पर वो इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे। अगर डिसेबिलिटी डायग्नोस नहीं होगा तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो यूडीआईडी नहीं बनेगा, देन आपको कोई आपके राइट्स नहीं मिलेंगे, डायग्नोस नहीं होगा तो आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, एंड टाइम पे मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो डिसेबिलिटी और एग्रीवेट और ज्यादा बढ़ेगी। और बहुत वर्स्ट केसेस में वी हैव सीन दैट हम काफी लोगों को खो भी देते हैं क्योंकि उनका टाइम पर डायग्नोसिस नहीं हो पाता। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे को टैकल करने की जरूरत है वो है टाइमली, मतलब अनटाइमली डायग्नोसिस और लेट इंटरवेंशन। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं, जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से हैं, जो स्ट्रगल कर रहे हैं डायग्नोसिस लेने में, और उनके इश्यूज ये हैं कि मैम अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है और हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं तो हमारे को बार बार जाना पड़ता है और हमारा पूरा पूरा दिन लग जाता है, और हम डेली वेज वर्कर हैं, तो हम लोग फिर रात को क्या खाएंगे अगर ऐसा ही रहेगा तो ये बेसिक टेनेंट प्रॉब्लम है। इस पे मेरा सबसे बड़ा रिकमेंडेशन, एक तो ट्रेनिंग, आशा वर्कर्स ट्रेनिंग, कम्युनिटी वर्कर्स तो है ही, पर मुझे लगता है जो हम चीज कर सकते हैं कि हम कम्युनिटी में अर्ली इंटरवेंशन डायग्नोसिस कैंप सेटअप कर सकते हैं, जहाँ पे एटलीस्ट जो डिसऑर्डर्स सस्पेक्ट किए जा सकते हैं, सिम्टम सस्पेक्ट किए जा सकते हैं, हम वो तो बिगिन कर सकते हैं कि मंथली या बाई मंथली हम एक कैंप लगा लें एक किसी कम्युनिटी पीएचसी में, जहाँ डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स आ जाएं, जहाँ पे इक्विपमेंट अवेलेबल हो डायग्नोसिस का। तो एक रिकमेंडेशन मेरा वो रहेगा। तो अब हमें ये बताएं कि रिसर्च करने के बाद आपके क्या स्टेप्स रहेंगे? क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ आप ये शेयर करेंगी? क्या टेकअवेज आपके रहे हैं और अभी तक की स्टडी में, और कितनी जरूरी है एनसीपीडीपी जावेद फेलोशिप या ऐसी तमाम फेलोशिप? मेरा अभी हम लोग ऐसे फेज में है फेलोशिप के जहाँ पे हमारी बेसलाइन स्टडी पूरी हो चुकी है। बेसलाइन स्टडी में हमने ग्राउंड रियलिटी जो है, जो हमारे स्टडी से सामने आई है, जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो नंबर्स हैं, डेटा है, बेशक सैंपल साइज कोई बहुत बड़ा नहीं था, हमारा सैंपल साइज बहुत लिमिटेड था, तो वो एक लिमिटेड स्कोप भी है, लिमिटेशन भी है स्टडी की, लेकिन वो आपको एक स्नैपशॉट दिखाता है लार्जर पिक्चर का। तो अभी मैं इस स्टेज पे हूँ अपनी फेलोशिप में कि मैं इस फाइंडिंग को पॉलिसी लेवल पे लाने के लिए पहले अपनी फाइंडिंग्स को पॉलिसी से कोलैबोरेट करके एक और रोबस्ट रिपोर्ट बनाना चाहती हूँ, और उसके बाद आई वुड गो फॉर कि मैं अपनी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को या मिनिस्ट्रीज को प्रेजेंट करूँ। तो अभी वी हैव द बेसलाइन डेटा, ग्राउंड रियलिटी है कि क्या हो रहा है, बट अभी उसको पॉलिसी से कोलैबोरेट करना बाकी है मेरे, जहां मैं हूँ फेलोशिप में, उसमें कि हमारी पॉलिसीज ये कहती हैं और गैप यहाँ इन एरियाज में गैप है, तो मैं वो बिल्ड कर रही हूँ। उसके बाद आई विल बी प्रेजेंटिंग इट टू
द चीफ मेडिकल ऑफिसर है। मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर से मैं काफी टच में रही हूँ एंड वो काफी सपोर्टिव रहे हैं इस काम के। पर हाँ, एक प्लान इसके अलावा प्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट के अलावा ये भी है कि आई वांट टू क्रिएट लोकलाइज अवेयरनेस और कम्युनिटी में अवेयरनेस अराउंड हेल्थ केयर, अर्ली इंटरवेंशन, डायग्नोसिस। तो मैं अभी एक प्रोसेस में हूँ जहाँ पे हम एक ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। अगेन रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं एंड बहुत इनिशियल फेज पे हैं उसके, बट हम जितनी भी मेरी केस स्टडीज रिपोर्ट में हैं हम उसे एक ऑडियो विजुअल तरीके से प्रेजेंट करेंगे, वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करेंगे, ताकि जो फाइंडिंग्स हैं वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा लोग रियलाइज करेंगे प्रॉब्लम और ज्यादा लोग इस बारे में बात कर सकें। तो ये 2 चीजें हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग में अपना जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मॉड्यूल है वो थोड़ा और इन डेप्थ में बनाना चाहूंगी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ 1.5 आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो गुड़गांव के कॉन्टेक्स्ट में आशा वर्कर्स हैं उनके लिए बनाया था, बट हम एक इन डेप्थ ट्रेनिंग मॉड्यूल ASQ टूल की स्क्रीनिंग वगैरह के साथ और जो भी बाकी टूल हैं और जो भी माध्यम है जिनसे जेनेटिक डिसऑर्डर का सस्पेक्शन सिम्टम्स पकड़े जा सकते हैं, उन सब को इंक्लूड करके एक रोबस्ट ट्रेनिंग मैनुअल बनाएंगे जो कि आई वुड लाइक टू प्रेजेंट फर्दर टू द एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 मेरे वे फॉरवर्ड स्टेप्स हैं। आपके टेकअवेज क्या हैं और जैसा मैंने पूछा कि ऐसी फेलोशिप कितनी जरूरी है? हाँ जी, मेरा टेक अवे स्टडी से ये रहा है कि देयर इज अ लॉट मोर टू बी डन आफ्टर 2016 एक्ट, लाइक हम 2016 RPWD एक्ट आने के बाद वी हैव अ लॉट मोर होप। हमारे पास एक्चुअली स्कोप बढ़ गया है कि हम और चीजें कर सकते हैं, पर अभी तक हमारे पास एक रोबस्ट डेटा सेट नहीं है कि कहाँ पे ये पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने की सबसे ज्यादा जरूरत है और कौन कौन से गैप्स हैं, किन किन एरियाज में सबसे ज्यादा और सबसे जरूरत है। तो मेरा की टेक अवे ये है कि डिसेबिलिटी सेक्टर में जो सब हम डिप्राइव्ड हैं जिस चीज से, वो है डेटा। एंड इसीलिए मैं इन माय फ्यूचर करियर प्लान्स आल्सो आई वुड रियली लाइक टू वर्क इन डिसेबिलिटी रिसर्च एंड मेक को एक एविडेंस, हमें एक एविडेंस बिल्ड करना होगा अराउंड अक्रॉस सेक्टर्स जहां जहां पे गैप्स हैं, ताकि वो गैप्स एड्रेस हो सकें। तो ये मेरा टेक अवे। एंड फेलोशिप, आई थिंक दिस फेलोशिप इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ये वॉइस देती है और प्लेटफॉर्म देती है डिसेबल्ड लोगों को अपनी बात खुद रखने की। बिकॉज आप मोस्टली देखेंगे अगर, तो अभी हमने ज्यादातर देखा है कि डिसेबल्ड लोगों के बारे में बात हो रही है पर वो खुद बात नहीं कर रहे हैं। तो वो शिफ्ट आ रहा है एंड वी हैव सीन दैट एंड आई थिंक इट गिव्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू यंग पीपल, ताकि वो आगे आके जो काम करना चाहते हैं, जो विलिंगनेस रखते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में काम करने की, वो काम कर सकें। उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है, प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ अभी, and it is because of the fellowship I मेरे को एक platform, like I got this platform and yes, I think that is why such fellowship is important कि it gives an opportunity, जो community का part है वो ही community की बात कर रहे हैं। So that is my take on that. Thank you so much। ये बहुत ही important study आप कर रही हैं और बहुत important बात आपने कही है। डेटा, जब तक डेटा नहीं होगा तब तक हम भी सेक्टर में अच्छे से पॉलिसीज को नहीं बना पाएंगे और हमें नहीं समझ आएगी कि कहाँ इस चीज की जरूरत है। और पॉलिसीज हैं भी तो हम उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास पॉलिसी है और वो इम्प्लीमेंट हो रही है सपोजिटली नेशनल कैपिटल में, लेकिन उसकी जरूरत, उसकी अर्जेंसी एक स्लम में और एक रूरल एरिया में और एक अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी में ज्यादा है, तो उसकी नीड ज्यादा है, तो आई थिंक वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, हमारे लिसनर से इंटरेक्ट करने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आज हमने बात की आरती बत्रा जी से, जिन्होंने हमें बताया एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर इन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इन गुरुग्राम। अगले सप्ताह इसी सीरीज
नेक्स्ट कड़ी में किसी और पर्सनैलिटी के साथ बात होगी, किसी और टॉपिक पर बात होगी और रिसर्च के पन्ने लेंगे और आप लोगों से हम उठाते हैं। विनती यही है कि इस शो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगले सप्ताह होगी मुलाकात, तब तक अपना ध्यान रखें, साथ वालों का ध्यान रखें, खुश रहें और सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भावरी की जुबानी सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भावरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m.
and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.